समझने के लिए हम चार मुख्य हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले चीन की राजनीतिक पहचान, फिर देखेंगे कि सत्ता का ढांचा कैसा है। उसके बाद कानून, अधिकार और कर्तव्य कैसे काम करते हैं, और आखिर में ये समझेंगे कि वो क्या है जो इस संविधान को दुनिया के बाकी संविधानों से इतना अलग बनाता है। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी संविधान को समझने के लिए उसकी वैचारिक नींव से शुरू करना सबसे जरूरी होता है। चीन के मामले में यह हमें सीधे समाजवाद के मूल सिद्धांतों तक ले जाता है। संविधान का पहला ही अनुच्छेद, आर्टिकल 1, चीन को जनता का लोकतांत्रिक अधिनायकत्व या पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप के तौर पर परिभाषित करता है। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब यह है कि सैद्धांतिक रूप से शासन मजदूर वर्ग का है, जो किसानों के साथ मिलकर काम करता है, और यही उनके समाजवादी राज्य की बुनियाद है। अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। देखिए, भारत या अमेरिका जैसी संघीय प्रणालियों में राज्यों को काफी स्वायत्तता होती है, लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। वहां सत्ता पूरी तरह से केंद्र में एकीकृत है, जिसे यूनिटरी सिस्टम कहते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि संविधान अलग अलग जातीय समूहों को कुछ हद तक क्षेत्रीय स्वायत्तता देता है। अब ये बहुत दिलचस्प है। आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि संविधान में कहीं भी कम्युनिस्ट पार्टी को एकमात्र शासक दल नहीं बताया गया है, लेकिन असलियत में, व्यवहार में वही सभी राजनीतिक गतिविधियों का नेतृत्व करती है, और देश के शासन में इसकी जो नेतृत्वकारी भूमिका है उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो प्रभावी रूप से ये एक दलीय प्रणाली ही है। तो ये तो हुई विचारधारा की बात। अब सवाल ये है कि ये वैचारिक ढांचा असल में सत्ता की संरचना को कैसे आकार देता है। चलिए अब इसे देखते हैं। ज्यादातर पश्चिमी लोकतंत्रों में क्या होता है? कानून बनाने की शक्ति दो सदनों, मतलब दो हाउसेज में बटी होती है ना, जैसे कि सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। लेकिन चीन का रास्ता बिल्कुल अलग है। यहाँ राज्य का सबसे बड़ा अधिकार सिर्फ एक सदन वाली विधायिका में है, जिसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस या एनपीसी। लेकिन रुकिए, ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, ये साल में सिर्फ एक बार मिलती है। तो फिर रोजमर्रा का काम कौन देखता है? असली शक्ति तो एक छोटे और ज्यादा ताकतवर समूह के पास है, और वो है इसकी स्थायी समिति, यानी स्टैंडिंग कमिटी। एक तरह से कहें तो यही समिति चीनी राजनीतिक व्यवस्था का असली इंजन है। और यहीं पर शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत से एक बहुत बड़ा अलगाव दिखता है। ये स्थायी समिति कानून बनाने, उसे लागू करने और उसकी व्याख्या करने, इन सारी शक्तियों को एक ही जगह केंद्रित करती है। जाहिर है, इससे इसे जबरदस्त अधिकार मिल जाते हैं। यहाँ सेना की भूमिका भी सिर्फ देश की सीमाओं की रक्षा तक ही सीमित नहीं है। संविधान उसे समाजवादी व्यवस्था की रक्षा करने और देश के पुनर्निर्माण में हिस्सा लेने का काम भी सौंपता है। ये बात सेना को एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक खिलाड़ी बना देती है। तो सत्ता की ये संरचना तो हमने समझ ली। अब देखते हैं कि इस संरचना के तहत संविधान, कानूनी प्रणाली और नागरिकों की भूमिका को कैसे परिभाषित करता है। चीनी संविधान में कई नागरिक अधिकारों का जिक्र है, जैसे भाषण और सभा की स्वतंत्रता। लेकिन यहाँ एक पेच है, ये अधिकार असीमित नहीं हैं। इन्हें हमेशा राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों के साथ संतुलित करके देखा जाता है, जो अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच एक महत्वपूर्ण तनाव पैदा करता है। संविधान खुद ही अपनी प्रस्तावना में यह साफ साफ कहता है कि वो देश का सबसे बड़ा कानून है और बाकी सभी कानून और नियम उसके अधीन हैं। तो फिर एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है ना, कि अगर संविधान ही सर्वोच्च है तो इसकी रक्षा कौन करता है? कौन सी संस्था है जिसके पास संविधान को लागू करवाने की शक्ति है? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। ये शक्ति अदालतों के पास नहीं है। ज्यादातर देशों में जहां सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करता है, चीन में ये असाधारण शक्ति उसी स्थायी समिति के पास है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चीन में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। अदालतें विधायी शाखा यानी पीपल्स कांग्रेस के प्रति जवाबदेह हैं। उनके पास किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति नहीं है। संवैधानिक समीक्षा की यही कमी चीनी प्रणाली की एक परिभाषित विशेषता है। चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की उन्हें एक साथ जोड़ते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये संवैधानिक मॉडल इतना अनोखा और अलग क्यों है। पहली बात तो ये कि इस संविधान में संशोधन करना, मतलब बदलाव करना, बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसके लिए नेशनल पीपल्स कांग्रेस के 2/3 से भी ज्यादा बहुमत की जरूरत पड़ती है। जाहिर है, इतनी बड़ी शर्त स्थिरता तो सुनिश्चित करती है, लेकिन बदलाव को बहुत मुश्किल भी बना देती है।
तो अगर इस पूरी चर्चा से एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, चीनी संविधान शक्ति के केंद्रीकरण के लिए बनाया गया है। एक बेहद ताकतवर स्थायी समिति जो न्यायिक समीक्षा के बिना काम करती है, और एक सर्वोच्च एक सदनीय विधायिका, ये सब मिलकर एक ऐसी प्रणाली बनाते हैं जो कई दूसरे देशों से मौलिक रूप से अलग है। और यहीं पर हम एक आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर आकर रुकते हैं। जब कानून बनाने और इसकी व्याख्या करने की सारी शक्ति एक ही निकाय में केंद्रित हो, तो वो व्यवस्था समय के साथ कैसे विकसित होती है? ये एक ऐसी संरचना है जो स्थिरता को प्राथमिकता देती है, लेकिन